14 अक्टूबर 1943 जर्मनी के ऊपर 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्टाफ सार्जेंट माइकल रोमानो अपने भी 17 के सीमित टेल एरिया में दुबके हुए हैं। उनके हाथों में 50 कैलिबर की 2 मशीन गन हैं, जो उनसे भारी हैं। एक छोटी प्लेक्सिग्ल हास खिड़की से वह एक फॉकवुल्फ 190 को हमले के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। 6 बजे के निचले कोण पर, जो बॉम्बर का सबसे खुला कोण है, रोमानो अपनी रिंग और बीड साइड से देखते हैं। 2 धातु के खंभों वाली बुनी हादी लक्ष्य प्रणाली, जिन्हें उन्हें अपने लक्ष्य के साथ संरेखित करना होता है, गति के लिए कोई छूट नहीं देती, विक्षेपण के लिए कोई समायोजन नहीं करती और दोनों विमानों के आकाश में 500 मील प्रति घंटे सा है अधिक की संयुक्त गति से दौड़ने में कोई सहायता नहीं करती। वह फायर करते हैं, ट्रेसर डाइविंग फाइटर के पीछे से चूक जाते हैं। FW-190 की तोपें फायर करती हैं। 20 मिमी के गोले एल्यूमीनियम को कागज की तरह हीर देते हैं। यह क्रम आज दूसरे श्वाइनफर्ट हमले के दौरान 291 बार सामने आता है। 8वीं वायुसेना ने लड़ाकू विमानों के बिना ही 291 B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस विमान जर्मनी में भेजे। 60 बमवर्षक विमान, जो हमलावर बे ल के 20% से अधिक हैं, रात होने तक मार गिराए जाएंगे। 138 अतिरिक्त विमान इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर लौटेंगे कि वे अब उड़ नहीं सकते। हताहतों की संख्या चौंका देने वाली है। 600 अमेरिकी वायुसैनिक मारे गए हैं। हताहतों की यह दर कठोर और अस्थिर है। वर्तमान दरों पर किसी भी बमवर्षक दल के पास अपने आवश्यक 25 मिशनों को पूरा करने का सांख्यिकीय रूप से व्यवहार्य मौका नहीं है। मिशन के बाद के मूल्यांकन एक गंभीर वास्तविकता को उजागर करते हैं। टेल गनर, जिनसे जर्मनों के पसंदीदा हमले के कोनों के खिलाफ बमवर्षक के अंतिम ढाल के रूप में काम करने की उम्मीद की गई थी, ने 8% से कम हिट दर हासिल की। पीछे से हम ला करना ही वह सब है जो लड़ाकू पायलटों को करने की जरूरत है। संक्षिप्त गलत जवाबी फायर को सहना और एक समय में एक किले को व्यवस्थित रूप से अमेरिका के अरबों डॉलर के रणनीतिक बमबारी अभियान को नष्ट कर ना रक्षात्मक हथियार, जिनसे B-17 को एक अभेद्य उड़ता किला बनाने की उम्मीद थी, विनाशकारी रूप से विफल हो गए हैं। बिना किसी उपाय के दिन के उजाले में सटीक बमबारी, यानी संपूर्ण सामरिक सिद्धांत, संभावित रूप से समाप्त हो सकता है। इस बात से अनजान कमांडर इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि ठीक उसी क्षण बेसिंग बोर्न हवाई अड्डे के ठंडे अरिग प्लेटफॉर्म पर एक 22 वर्षीय टेल गनर, जिसने मुश्किल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी, अपनी लॉगबुक में एक ऐसा डिजाइन तैयार कर रहा था जो सेना वायुसेना के कई नियमों का उल्लंघन करता था। एक ऐसा डिजाइन जिसे हथियार इंजीनियरों ने यांत्रिक रूप से असंभव माना था। एक ऐसा डिजाइन जो टेल गन की सटीकता को 3 गुना बढ़ा देगा और संभवतः हजारों अमेरिकियों की जान बचा सकता है। यह उस नवाचार की कहानी बयान करता है जिसे वे प्रतिबंधित करना चाहते थे, और उस गनर की जिसने झुकने से इनकार कर दिया, यह समझने के लिए कि रोमानों का नवाचार इतना क्रांतिकारी क्यों था। आपको पहले 1943 में टेल गनरों के सामने आई दुर्गम चुनौती को समझना होगा। B-17 किला नौसैनिक युद्ध की नकल की गई एक रक्षात्मक रणनीति के साथ युद्ध में उतरता है। गोलाबारी की इंटरलॉकिंग रेखाएं बनाने के लिए पर्याप्त मशीनगनों से लैस बमवर्षक विमानों को सैद्धांतिक रूप से प्रचुर मात्रा में गोला बारूद के जरिए सुरक्षित रखा गया था। सेना वायुसेना का प्रचार इसे एक उड़ते युद्धपोत के रूप में चित्रित करता है, हालांकि वास्तविकता बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। 91वें बम समूह के स्टाफ सार्जेंट माइकल रोमानो अगस्त 1943 में इंग्लैंड के बेसिंग बोर्न हवाई क्षेत्र में टेल गनर के पद पर नियुक्त हुए। पिट्सबर्ग में एक फैक्ट्री में
काम करने वाले रोमानों के पास न तो कोई कॉलेज डिग्री थी और न ही इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि, लेकिन वे बमुश्किल 19 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए। 6 हफ्तों के प्रशिक्षण में उन्होंने जाम हटाना, दूरी की गणना करना और यह आशा करना सीखा कि उन के शॉट निशाने पर लगे। उनका छोटा टेल गनर स्टेशन एक ताबूत जैसा दिखता है। वे साइकिल की सीट पर घुटनों के बल बैठे हैं, उनके पैर विमान के ढांचे से टिके हुए हैं और एक तंग फायरिंग जोन में 84 पाउंड की ब्रा हाउनिंग M2 मशीन गन को नियंत्रित कर रहे हैं। बंदूकें एक साधारण योक माउंट पर घूमती हैं। उनके निशाने के उपकरण में एक रिंग और बीड साइट शामिल है, जो फ्रंटियर राइफल साइट्स की तरह एक धातु के घेरे और एक फॉरवर्ड पोस्ट के साथ है। एक गोता लगाने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान पर हमला करने के लिए रोमानों को अपने विमान के सापेक्ष लक्ष्य की गति का अनुमान लगाना होगा, विक्षेपण कोण निर्धारित करना हो, हाँ लक्ष्य से आगे निशाना लगाने के लिए गणना करनी होगी, दूरी पर गोली के गिरने का हिसाब रखना होगा। 40 डिग्री से कम तापमान में भारी दस्ताने पहनकर ये सभी गणनाएं करनी होंगी। उसे जर्मन पायलट की बंदूकों से पहले 4 गुना रेंज के साथ फायर करना होगा, जिससे उसकी स्थिति छर्रों में बदल जाएगी। युद्ध के समय के गनरी स्कूल के स्नातक नियंत्रित स्थितियों में इसी तरह के शॉट का प्रयास करते हैं। उनकी सफलता की दर मुश्किल से 12% से अधिक होती है। युद्ध में तनावग्रस्त, ऑक्सीजन की कमी और आग के नीचे उनकी वास्तविक सफलता दर 6 से 8% तक गिर जाती है। लहू फहलंत टवहाफ हे नुक्ता ने इस कमजोरी को तुरंत पहचान लिया। लहू फहलंत टवहाफ हे नुक्ता की कार्रवाई के बाद के विश्लेषणों की रिपोर्टें भी 17 के पिछले ठिकानों को संभावित रूप से खतरनाक बताती हैं, जहां हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त सटीकता नहीं है। 17 अगस्त 1943 को श्वाइनफर्ट में हुए पहले हमले में 60 बमवर्षक विमान नष्ट हुए। उसके बाद 8 अक्टूबर 1943 को ब्रेमेन हमले में 30 और 10 अक्टूबर 1943 को मूस्टर हमले में 30 और बमवर्षक विमान नष्ट हुए। 8वीं वायुसेना के बमवर्षक विमान न इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि उन्हें कारखानों से बदला नहीं जा सकता। सेना वायुसेना के प्रमुख जनरल हेनरी हैप अर्नोल्ड को वाशिंगटन में हताहतों की रिपोर्टें मिल रही हैं और वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या दिन के उजाले में बमबारी संभव है। इंजीनियर अतिरिक्त तोपों, बड़े कैलिबर और शक्तिशाली बुर्ज जैसे सुधारों का प्रस्ताव दे रहे हैं। बोइंग के चेयन मॉडिफिकेशन सेंटर ने एक का उन्नत टेल बुर्ज डिजाइन किया है, लेकिन इसका विकास 1944 तक जारी रहा। पावर्ड बुर्ज के प्रोटोटाइप मौजूद हैं, लेकिन उन्हें स्थापित करने के लिए पूरे टेल सेक्शन को हटाना जरूरी है। एक ऐसा फैक्ट्री मॉडिफिकेशन जिसमें कई महीने लगते हैं और जो इंग्लैंड में पहले से मौजूद बमवर्षकों पर लागू नहीं किया जा सकता, इस सब के बीच जाने भी जा रही है। 19 अगस्त 1943 गिल्जे रिजन एयरफील्ड, नीदरलैंड्स माई कल रोमानो अपने पहले लड़ाकू मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने 3 FW-190 हमलावरों पर 480 राउंड फायर किए, यह मानते हुए कि उन्होंने उन्हें मार गिराया है। हालांकि बाद में एक गन कैमरे से मिले फुटेज से पता चलता है कि हर ट्रेसर निशाने से चूक गया। उनके स्क्वाड्रन के 2 बमवर्षक इन लड़ाकू विमानों द्वारा नष्ट कर दिए गए। अपनी तीसरी उड़ान के बाद रोमानो लैंडिंग के बाद रनवे पर अपनी बंदूकों पर स्थिर खड़े रहे। उनके हाथ डर से नहीं, बल्कि ऊंचाई पर लगातार गोलीबारी के दौरान 84 पाउंड के हथियारों को संभालने के तनाव के कारण कांप रहे थे। उस शाम उन्होंने अपनी प्रारंभिक डिजाइन अवधारणा का रेखाचित्र बनाया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि समस्या बंदूक या उसके माउंट में नहीं है, बल्कि यह है कि टेल गनर अंधाधुंध गोली चलाते हैं।
उन लक्ष्यों का पीछा करते हैं जिन्हें वे प्रभावी ढंग से ट्रैक नहीं कर सकते और अंतरिक्ष में अप्रत्याशित स्थानों पर निशाना साधते हैं। रोमानों को जिस चीज की जरूरत है वह सेना की वायुसेना ने प्रदान नहीं की है। एक ऐसा साधन जिससे वह गोली चलाने से पहले कल्पना कर सके कि उसकी गोलियां वास्तव में कहां गिरेंगी। उसे रिफ्लेक्टर दृष्टि की जरूरत है। पूंछ की स्थिति का सीमित स्थान पारंपरिक परावर्तक स्थापना में बाधा डालता है जब तक कि नियमों का उल्लंघन न है। हो स्टाफ सार्जेंट माइकल रोमानो के पास हथियार इंजीनियरिंग में कोई योग्यता नहीं है। अपने पिता की बीमारी के कारण पिट्सबर्ग की स्टील मिलों में काम करने के लिए 16 साल की उम्र में हाई स्कूल छोड़ कर वह पाठ्यपुस्तकों के बजाय व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से धातु विज्ञान सीखता है। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने पर वह फैक्ट्री श्रम से राहत की तलाश में सेना की वायुसेना में शामिल हो जा हाता है। सेना उसे किसी भी स्पष्ट प्रतिभा के लिए नहीं बल्कि उसके छोटे आकार के कारण हवाई तोपखाने स्कूल में रखती है जो उसे तंग जगहों में फिट होने की अनुमति देता है जहां बड़े रंगरूट नहीं हो सकते। पूर्णविराम 5 फीट 7 की ऊंचाई और 145 पाउंड वजन के साथ रोमानो उन क्षेत्रों में घुसने का प्रबंधन करता है जो लंबे व्यक्तियों को अयोग्य ठहराते हैं। उसके प्रशिक्षक स्वीकार्य ट्रिगर नियंत्रण और अच्छे हथियार रखरखाव को मान्यता देते हैं। कोई भी उसे असाधारण नहीं मानता। उसे सिल्वर गनर विंग्स और B-17 क्रू में तैनाती 8वीं वायु सेना के विशाल तंत्र के एक और घटक के रूप में मिलती है। हालांकि रोमानो एक ऐसी विशेषता का प्रतीक है जिसे उसके प्रशिक्षण रिकॉर्ड में नजरअंदाज कर दिया गया है। वह खराब सिस्टम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। 4 अक्टूबर 1943 को फ्रैंकफर्ट में अपने 5वें लड़ाकू में हिशन के बाद रोमानो की चिड़चिड़ाहट चरम सीमा तक पहुंच जाती है। उसका विमान 78 फ्लैग होल और 2 लड़ाकू हमलों से क्षतिग्रस्त होकर लौटता है। रोमानो ने 620 राउंड फायर किए लेकिन कुछ भी नहीं लगा। उसका सबस हे करीबी दोस्त बगल के B-17 पर टेल गनर एक BF-109 द्वारा पीछे से किए गए हमले में मारा गया और रोमानो की जवाबी फायरिंग उसे रोक नहीं पाई। उस रात रोमानो अपनी लॉगबुक में एक रखरखाव टॉर्च लेकर विमान शेल र की ओर जाता है। वह टेल सेक्शन में चढ़ता है जो अभी भी कॉर्डाइट और हाइड्रोलिक द्रव की गंध से भरा हुआ है और रिंग और बीज साइट को देखता है। अंतर्दृष्टि किसी महान आभास की तरह नहीं बल्कि एक आकस्मिक अवलोकन की तरह उभरती है। रोमानो घुमावदार प्लेक्सीग्लास खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखता है। इस विकृत दर्पण से वह अपने विमान की पूंछ के पीछे उन कोनों को देखता है जिन्हें रिंग और बीड दृश्य ही नहीं देख सकती। वह जल्दी से रेखाचित्र बनाता है। क्या हो अगर वह रणनीतिक स्थानों पर छोटे दर्पण लगा दे जिससे उसे बंदूक की दृष्टि के सीमित क्षेत्र से परे परिधीय दृष्टि मिल जाए। क्या हो अगर वह ने अपनी बंदूकों से ट्रेसर पथ दिखाने के लिए कोण बना दे जिससे वह अपर्याप्त आयरन दृष्टि से जूझने के बजाय प्रतिबिंबों को देखकर लक्ष्यों पर फायर ट्रेस कर सके। फिर महत्वपूर्ण छलांग क्या हो अगर वह दर्पणों को एक साधारण परावर्तक दृष्टि के साथ मिला दे। एक कांच का टुकड़ा जिस पर एक लक्ष्य रेटिकल लगा हो जिसे इस तरह व्यवस्थित किया गया हो कि वह परिधीय दर्पणों में अपने ट्रेसर पैटर्न के हो देखते हुए लक्ष्यों को ट्रैक कर सके। यह उन्नत लड़ाकू विमानों की जटिल कंप्यूटिंग गन दृष्टि की तरह नहीं है जैसे कि परिष्कृत जाइरोस्कोपिक प्रणालियों वाले रोमानो अस्थायी पुर्जों का उपयोग हो करके एक तात्कालिक परावर्तक दृष्टि प्रणाली का निर्माण करता है। संभावित खामियों के बावजूद यह प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। उस रात 3 घंटे बिताकर वह एक बचे हुए बढ़ई के प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके ब्लूप्रिंट तैयार करता है, कोनों का आकलन करता है और
दृष्टि रेखाओं का मानचित्र बनाता है। सुबह तक वह एक दर्पण सहायक परावर्तक प्रणाली के जटिल आरेखों को अंतिम रूप दे देता है, जिसमें विद्युत पुर्जे, जटिल सेटअप या कारखाने में किए गए बदलाव शामिल नहीं होते। हालांकि उसे एक समस्या का सामना करना पड़ता है। उसका डिजाइन सेना वायुसेना के तकनीकी आदेश ZO 120 EG-2 का उल्लंघन करता है, जो बिना अनुमति के अनधिकृत आयुध संशोधनों को प्रतिबंधित करता है। बिना अनुमति के इसे स्थापित करने पर कोर्ट मार्शल हो सकता है। फिर भी रोमानो इस चिंता को नजरअंदाज करने का फैसला करता है। उस है एक अप्रत्याशित स्थान पर एक सहयोगी मिलता है। बेस शीट मेटल की दुकान तकनीकी सार्जेंट फ्रैंक केलरमैन, जो डेट्रॉयट का 38 वर्षीय विमान मैकेनिक है, जिसने महामंदी के दौरान नागरिक संरक्षण कोर में अनुस्वर काम किया था और एकत्रित सामग्री का उपयोग करके बुनियादी ढांचे का निर्माण और उपकरणों की मरम्मत की थी, उसका साथी बन जाता है। 7 अक्टूबर को रोमानो केलरमैन को रेखाचित्र दिखाते हैं और गुप्त निर्माण कार्य का अनुरोध करते हैं। 5 मिनट से भी कम समय में केलरमैन रेखाचित्रों की जांच करते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं, यह गैर कानूनी है। रोमानो इसे स्वीकार करते हैं। सही कहा सार्जेंट, आप मुझसे इंजीनियरिंग की सहमति के बिना रक्षात्मक हथियारों में बदलाव करने के लिए कह रहे हैं, जो लगभग 6 अलग-अलग तकनीकी आदेशों का उल्लंघन है। रोमानो फिर से सहमत होते हैं। रेखाचित्रों से ऊपर दे खते हुए केलरमैन पूछते हैं, आपकी अगली उड़ान कब निर्धारित है? कल, मूस्टर जवाब मिलता है, तो हमें तेजी से काम करना होगा। वे आधी रात के बाद रखरखाव हैंगर के एक कोने में अनधिकृत रूप से प्राप्त कबा सामग्री का उपयोग करके अपना काम शुरू करते हैं। मुख्य घटक बचाए गए विमान के पुर्जों, क्षतिग्रस्त नेविगेशन उपकरणों के घुमावदार दर्पणों, टूटे हुए कैनोपी खंडों से प्लेक्सीग्लास शीट, त्यागे गए एयरफ्रेम से एल्यूमीनियम ब्रैकेट और एक क्षतिग्रस्त P-47 थंडरबोल्ट लड़ाकू विमान से, जो एक महत्वपूर्ण घटक है, रिफ्लेक्टर साइट से आते हैं। केलरमैन नाक पर लगाने के लिए बनी अक्षत गनस हाइट असेंबली को निकालता है और माउंटिंग ब्रैकेट्स को टेल गनर की तंग जगह के अनुकूल बनाता है। मिरर सेटअप ज्यादा मुश्किलें पेश करता है। रोमानो चाहता है कि उसके ट्रेसर पथों की परिधि दृष्टि उसके आगे के दृश्य को बाधित किए बिना प्रदान करने के लिए कोनों पर 3 छोटे उत्तल दर्पण लगाए जाए। केलरमैन एल्यूमीनियम शीट और नियंत्रण सतह लिंकेज से बॉल सॉकेट जोड़ों का उपयोग करके समायोजन यह ब्रैकेट बनाता है। वे रात भर काम करते हैं, पुर्जों को जोड़ते हैं, दृष्टि रेखाओं का परीक्षण करते हैं और बदलाव करते हैं। अपने ZIL घड़ी के 430 बजे केलरमैन रोमानो के विमान एक B-17G, जिसे नॉकआउट ड्रॉपर उपनाम दिया गया है, में पूरा सेटअप स्थापित करता है। जबकि रनवे शांत होता है, यह इंस्टॉलेशन कच्चा है, जिसमें ब्रैकेट को सुरक्षित रखने वाले मानक विमान बोल्ट और मिरर्स को जोड़ने वाले सुरक्षा तार हैं। पूर्णविराम रिफ्लेक्टर साइट एक वेल्डेड ब्रैकेट के माध्यम से गन योक से जुड़ती है, जो बोइंग इंजीनियरों को चौंका देगी। विमान के रखरखाव लॉगबुक में संशोधन दर्ज नहीं है। सुबह की ब्रीफिंग में रोमानो अपन ही दृष्टि में नए जोड़ के बारे में चुप रहता है। उनके सहपायलट लेफ्टिनेंट जेम्स होलब्रुक टेक ऑफ से पहले पूंछ अनुभाग का निरीक्षण करने की उपेक्षा करते हैं, न तो समूह कमांडर और न ही स्क्वाड्रन आयुध अधिकारी को पता है। वे सुबह 7:30 बजे मूस्टर के लिए रवाना हुए। जर्मनी के ऊपर सुबह 10:15 बजे एक BF-109 ने अपना हमला शुरू किया। 6 बजे नीचे और तेजी से करीब आ रहा है। रोमानो अपनी बंदूकें समायोजित करता है। उपन्यास परावर्तक दृष्टि के माध्यम से आंखें सिकोड़ता है। चमकता हुआ रेटिकल उसके दृष्टिकोण के भीतर मंडराता है। लक्ष्य पर आरोपित उसकी परिधीय दृष्टि में
दर्पण उसकी बंदूक की नली के संरेखण कोनों को प्रदर्शित करते हैं। उसके हथियारों की दिशा के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया। वह 3 सेकंड का इस बार ट्रेसर और लक्ष्य का मिलन होता है। F-109 का इंजन फट जाता है। लड़ाकू विमान उल्टा होकर धरती की ओर घूमता है और पीछे काले धुएं का एक निशान छोड़ता है। रोमानो अपनी बंदूकों को देखता है, फिर शीशों को, फिर खुले आसमान की ओर जहां लड़ाकू विमान कुछ क्षण पहले था। वह अपने ऑक्सीजन मास्क में बुदबुदाता है। यह काम कर रहा है। रोमानो 1340 बजे एक निश्चित मार्ग के साथ उतरता है, जो उसका पहला था। यह उल्लास ठीक 20 मिनट तक चलता है। 1400 बजे उड़ान के बाद की नियमित जांच के दौरान चालक दल के मास्टर सार्जेंट ड होनाल्ड पियर्स को अनधिकृत बदलावों का पता चलता है। पियर्स तुरंत कैप्टन रिचर्ड वॉस को सूचित करते हैं, जो एक क्लिपबोर्ड और लगभग विस्फोटक गुस्से के साथ हार स्टैंड पर पहुंचते हैं। सार्जेंट रोमानो वॉस सैन्य अनुशासन से तंग आवाज में कहते हैं, क्या आप अपनी बंदूक की स्थिति में लगे अस्वीकृत उपकरण के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? रोमानो सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। सर, मैंने एक उन्नत दृष्टि उपकरण लगाया था। आपने क्या जोड़ा? वॉस की आवाज तेज हो जाती है। क्या आपको पता है कि आपने कौन से नियम तोड़े हैं? 0120 EG-2 तकनीकी आदेश रक्षात्मक हथियारों में अनधिकृत परिवर्तन होन की मनाही करता है। यह कोई कस्टम कार परियोजना नहीं है। सार्जेंट, यह एक सैन्य विमान है। बिना अनुमति के किए गए परिवर्तन संरचनात्मक स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं, आग लगने का खतरा पैदा कर सकते हैं और अन्य प्रणालियों को बाधित कर सकते हैं। सर, सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने द्वितीय विश्व युद्ध के हर लड़ाकू विमान को गिरा दिया। वो उस पर पिछले हिस्से की ओर इशारा करते हैं। वह उपकरण आर्मी एयरफोर्स का नहीं है। हमारे पास जो है वही आम समस्या है। यह बोइंग द्वारा अनुमोदित नहीं है और न ही इसकी कोई परीक्षण प्रक्रिया हुई है। इसे तो हटाओ, वरना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप का सामना करो। रोमानो के पायलट लेफ्टिनेंट होलब्रुक बीच में बोलते हैं, कैप्टन, मेरे गनर ने आज उस साइट से पहली बार निशाना साधा। शायद है मैं आपकी बात मान ली गई है। लेफ्टिनेंट वॉस बीच में ही बोल पड़ते हैं, संशोधन हटा दिया जाएगा, बस इतना ही। संशोधन की खबर 91वें बम समूह में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। रात के खाने के समय तक बेस के हर गनर को रोमानो के अवैध मिरर साइट और उसकी पहली हवाई मार के बारे में पता चल जाता है। राय में भारी मतभेद हैं। अनुभवी गनर रोमानो की मेज के चारों ओर इकट्ठा होकर पूछताछ कर रहे हैं। यह इंस्टॉलेशन कर इतना पेचीदा है। विजन का दायरा क्या है? क्या मिरर 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से होने वाले विक्षोभ को झेल पाएंगे? हालांकि इंजीनियरिंग अधिकारी और वरिष्ठ रखरखाव कर्मी चिंता व्यक्त करते हैं। समूह के सहायक आयुध अधिकारी कैप्टन थियोडोर मॉरिसन 11 अक्टूबर को एक जरूरी बैठक बुलाते हैं। 14 अधिकारी मौजूद हैं। माहौल तनावपूर्ण है। सज्जनों, मॉरिसन शुरू करते हैं, हम एक आचरण संबंधी हलंत्या का सामना कर रहे हैं। एक सार्जेंट ने संदिग्ध मूल के रद्दी पुर्जों का इस्तेमाल करके अनधिकृत बदलाव किए हैं। यह एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। अगर हर भर्ती सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार पनी हथियार प्रणाली में छेड़छाड़ करने का फैसला करता है, तो अराजकता फैल सकती है। ऑपरेशन अधिकारी मेजर विलियम कैल्होन खड़े होते हैं। रोमानो ने इसी प्रणाली का इस्तेमाल करके एक दुश्मन के विमान को मार गिराया था। हमारे टेल गनर्स की वर्तमान हिट दर 8% है, मामूली ही सही। एक सुधार का सुझाव मॉरिसन को झुंझला देता है। मामूली? वह सवाल करता है। ज्यादा। हमारे पास डेटा की कमी है। हमने इसका परीक्ष आना नहीं किया है।
एक सफल मुठभेड़ इसकी प्रभावशीलता साबित नहीं करती, तो फिर इसका परीक्षण करो। कैल्होन जवाब देता है, रोमानो को कल इस संशोधन के साथ इसे आजमाने दो। गन कैमरे निष्पक्ष डेटा एकत्र कर रेंगे। अगर यह विफल रहता है तो इसे हटा दें। अगर यह सफल होता है तो शायद हमें आविष्कारक पर कोर्ट मार्शल करने के बजाय ये सिस्टम लगाने चाहिए। बहस बढ़ती जाती है। इंजीनियर सुरक्षा संबंधी चिंताएं चंद्र बिंदु व्यक्त करते हैं, जबकि लड़ाकू अधिकारी हताहतों की संख्या का हवाला देते हैं। बहस चीख पुकार में बदल जाती है। 2100 बजे यह झगड़ा 91वें बम समूह के कमांडर कर्नल स्टेनली रे तक पहुंचता है। रे प्रथम विश्व युद्ध के एक अनुभवी बमवर्षक, पायलट और अनुशासन और व्यावहारिकता दोनों के लिए प्रसिद्ध 53 वर्षीय पेशेवर अधिकारी बिना किसी रुकावट के 90 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हैं। अंततः वह बोलता है, कैप्टन मॉरिसन, पिछले हफ्ते 17B-17 बमवर्षक विमान नष्ट हुए, साथ ही 680 अमेरिकी मारे गए। और हमारे टेल गनर का क्या? उन अभियानों के दौरान वे कितने जर्मन लड़ाकू विमानों को मार गिराने में कामयाब रहे? 3 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। महोदय, आप सही कह रहे हैं कैप्टन। अनधिकृत संशोधनों और नियमों को लेकर आपकी चिंताएं जायज हैं। हालांकि मुझे इस बात से ज्यादा परेशानी है कि हम अपने अप्रभावी हलनचात्मक हथियारों के कारण हर हफ्ते 17 विमान खो रहे हैं। अब सार्जेंट रोमानो, आपका यह संशोधन अगले 3 अभियानों तक आपके विमान पर रहेगा। आप हर मुठभेड़ को गन कैमरों से रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपकी है हिट दर में उल्लेखनीय सुधार होता है तो हम पूरे समूह में इस उपकरण को लगाने की मंजूरी दे देंगे। इसके विपरीत, अगर कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं होता है तो हम उपकरण हटा देंगे और अनधिकृत संशोधन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। क्या यह स्पष्ट है? जी हां, महोदय। सज्जनों, यह सभा समाप्त होती है। कोई मुझे उन कष्टदायक दर्पण चित्रों का एक सेट लाकर दे। अगर आपको हमारे वीडियो इतिहास पर एक नए दृष्टिकोण प्रदान करते लगे तो सदस्यता लेना न भूलें। हमारे अगले वीडियो में हम पारंपरिक इतिहास की किताबों में अनोखी कहानी पर प्रकाश डालेंगे। वह रडार ऑपरेटर जिसने डी-डे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पोर्ट्समाउथ के एक तहखाने से काम कर रहा था। 12 अक्टूबर 1943 ब्रेमेन रोमानो अपने चौथे लड़ाकू मिशन पर निकलता है। एक उन्नत दृष्टि प्रणाली और हर पल रिकॉर्ड करने वाले कैमरों से लैस 8वीं वायुसेना पनडुब्बी निर्माण सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए 236B-17 विमान भेजती है। जर्मन लड़ाकू विंग जवाब में 250 इंटरसेप्टर तैनात करते हैं। लगभग 11 या 23 बजे जर्मन तट पर हमले शुरू होते हैं। एक फॉकफुल हलंफ 197 बजे की ऊंचाई से गोता लगाता है। रोमानो रिफ्लेक्टर दृष्टि के माध्यम से उसके प्रक्षेप पथ का अनुसरण करता है। चमकदार रेटिकल उसे निशाना लगाने के लिए एक तात्कालिक संदर्भ बिंदु देता है। वह पनी परिधीय दृष्टि में दर्पण छवियों के माध्यम से अपने हथियार की स्थिति देखता है। वह 4 सेकंड का विस्फोट करता है तथा वास्तविक समय में समायोजन करता है, क्योंकि ट्रेसर प्रतिबिंब उसे गोली होन का मार्ग दिखाते हैं। 1147 घंटे एक FW-190 का पंख आग की लपटों में जल उठता है और वह पीछे धुएं का निशान छोड़ते हुए उड़ जाता है। एक BF-109 पारंपरिक टेल अटैक रणनीति का उपयोग करते हुए 6 बजे की ऊंचाई से निकलता है। रोमा नो अपने क्रॉसहेयर को संरेखित करता है, अपने मिरर फीडबैक की जांच करता है और फायर करता है। 109 का कैनोपी फट जाता है और विमान गोता लगाने से पहले उल्टा लुढ़कता है। गन कैमरा के विस्तृत फुटेज में दोनों अनुस्वर झड़पें रिकॉर्ड की गई हैं। बेसिंग बोर्ड में रोमानो ने 2 पुष्ट और एक संभावित मार गिराए जाने की सूचना दी है। उसने 380
राउंड फायर किए, जो प्रति मार 190 राउंड के बराबर है। यह पारंपरिक टेल गनरों द्वारा प्रति मार 2800 राउंड फायर करने की सामान्य क्षमता से काफी बेहतर है। तकनीकी कर्मचारी फुटेज का विश्लेषण करते हैं। कैप्टन मॉरिसन रोमानो के ट्रेसर पैटर्न और लक्ष्य ट्रैकिंग का अध्ययन करते हैं। अनुस्वर अपने संदेह के बावजूद वह सबूतों का खंडन नहीं कर सकते। मिरर रिफ्लेक्टर संयोजन वास्तविक समय में फायर करेक्शन को सक्षम बनाता है, जो पारंपरिक रिंग एंड बीड साइज से संभव नहीं है। ठीक है, मॉरिसन मानते हैं यह काम करता है। हमें समूहव्यापी रोलआउट के लिए विस्तृत डिजाइन योजनाओं, मानक भागों और स्थापना दिशानिर्देशों की आवश्यकता है। कब तक? कर्नल रे पूछते हैं। कम से कम 6 सप्ताह। यह देखते हुए कि हमें 8वीं वायुसेना मुख्यालय के साथ संपर्क करना होगा और संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, लेकिन हमारे पास 6 सप्ताह नहीं है। कर्नल रे तकनीकी सार्जेंट केलरमैन को संबोधित करते हैं। मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके आप इनमें से कितने सिस्टम दैनिक रूप से बना सकते हैं? गणना करने के बाद केलरमैन का अनुमान है कि शीट मेटल शॉप की सहायता से प्रतिदिन लगभग 4 पूर्ण सन योजन संभव हो सकते हैं। यदि हम क्षतिग्रस्त विमान से परावर्तक दृष्टि को बचाते हैं और साइट पर दर्पण ब्रैकेट का उत्पादन करते हैं, फिर निर्माण शुरू करें। मैं चाहता हूं कि इस समूह का हर टेल गनर 2 सप्ताह के भीतर सुसज्जित हो। मॉरिसन ने खारिज कर दिया। हालांकि 8वीं वायुसेना से औपचारिक प्राधिकरण के बिना मॉरिसन, केलरमैन और उनके रखरखाव दल ने बेसिंग बोर्न एयरफील्ड के त्यागे गए विमान P-47 लड़ाकू विमानों के रिफ्लेक्टर साइट्स, क्षतिग्रस्त नेविगेशन उपकरण, दर्पण और आपूर्ति डिपो से एल्यूमीनियम स्टॉक के पुर्जे निकाले। रखरखाव हैंगर में उन्होंने एक असेंबली लाइन स्थापित की। दैनिक उत्पादन से 4 पूर्ण मिरर साइज सिस्टम प्राप्त होते हैं। 20 अक्टूबर तक 91वें बम समूह के 18 B-17 विमानों में रोमानो के संशोधन शामिल हैं। परिणाम तत्काल और आश्चर्यजनक हैं। 20 अक्टूबर को एक मिशन के दौरान मिरर रिफ्लेक्टर साइट से लैस टेल गनर्स ने 47 लड़ाकू हमलों के मुकाबले 11 को मार गिराया। 23.4% हिट दर हासिल की, जो पिछले औसत से लगभग तिगुनी थी। गणितीय प्रभाव से बमवर्षक की उत्तरजीविता में उल्लेखनीय सुधार होता है। लहू फ हेलंत ट व हा फ हे नुक्ता के हमलावर, जो कम से कम प्रतिरोध के साथ पीछे से भी 17 विमानों पर हमला करने के आदी थे, अब सटीक और निरंतर रक्षात्मक गोलाबारी का सामना कर रहे हैं। युद्ध के बाद की जर्मन रिपोर्टों में अमेरिकी टेल वेपन्स की बढ़ी हुई प्रभावशीलता को स्वीकार किया गया है। दृष्टिकोण रणनीति में संशोधन का सुझाव दिया गया है। मेजर हैंस जोआचिम जॉब्स, जो लहू फ हलंत ट व हा फ हे नुक्ता के एक रात्रि लड़ाकू विमान विशेषज्ञ थे और जिन्हें अस्थायी रूप से दिन के अभियानों के लिए तैनात किया गया था, अपने युद्ध लॉग में लिखते हैं, फ्लाइंग फोर्ट्रेसेस काफी खतरनाक हो गए हैं। उनक हे पिछले गनर, अब वह सटीकता प्रदर्शित करते हैं जो पहले केवल पावर्ड टर्रेट्स में ही देखी जाती थी। पिछले क्षेत्र से हमले अब अस्वीकार्य जोखिम पैदा करते हैं। यह जानकारी हाई वाइकोम्ब स्थित 8 हीन वायुसेना मुख्यालय तक पहुंचती है। 18 नवंबर को चौथे बॉम्बार्डमेंट विंग के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल फ्रेडरिक कैसल अप्रत्याशित रूप से बेसिंग बोर्न पहुंचते हैं। वह व्यक्तिगत रूप से रोमा नो की टेल पोजीशन का निरीक्षण करते हैं, गन कैमरा फुटेज की समीक्षा करते हैं और रोमानो से आधे घंटे तक पूछताछ करते हैं। सार्जेंट, आपको कैसे पता चला कि यह प्रभावी होगा? रोमानो सहजता से जवाब देता है, मैंने कोई बदलाव नहीं किया सर, लेकिन पुराने साइट साफ तौर पर खराब थे, इसलिए मैंने सोचा कि शायद किसी और चीज को अपग्रेड किया जा सकता है। कैसल हंसते हैं,
हाल के महीनों में इस मामले पर एक दूर हलंतलब हंसी एक सही अवलोकन वह मिरर असेंबली की जांच करते हैं, उसकी गति की सीमा जांचते हैं, क्या इसे डिपो स्तर पर बनाया जा सकता है। जी हां सर, सार्जेंट केलरमैन के पास अब इंजीनियरिंग डिजाइन है। पूर्णविराम ज्यादातर पुर्जे बचा लिए गए हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम नई सामग्री भी मंगवा सकते हैं। कैसल सिर हिलाते हैं। मैं पूरे चौथे विंग में इसे तुरंत लागू करने का आदेश दे रहा हूं। हर 2017 में 30 दिनों का हे अंदर यह बदलाव होगा। वह सीधे रोमानो से बात करते हैं। सार्जेंट, आपने शायद जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा अमेरिकियों की जान बचाई होगी। दिसंबर 1943 तक रोमानो का मिरर रिफ्लेक्टर साइट सिस्टम, जिसे आधिकारिक तौर पर फील्ड एक्सपीडिएंट टेलगन एमिंग सिस्टम टाइप 1 के नाम से जाना जाता है, कई बम समूहों के 200 से ज्यादा बी 17 विमानों में लगाया जा चुका था। बोइंग के चयन संशोधन केंद्र में आयोजित 8वें वायु सेना आयोग के औपचारिक इंजीनियरिंग अधीनों ने उन्नत चेयन टेल बुर्ज के विकास में रोमानो द्वारा प्रस्तावित परावर्तक दृष्टि सिद्धांतों को अपनाया है। यह अद्यतन बुर्ज, जिसे पहली बार जनवरी 1944 में बी-17G बमवर्षकों पर देखा गया था, में एक N8 परावर्तक दृष्टि शामिल है, जो लगभग उसी स्थान पर स्थित है जहां रोमानो के अस्थायी स्थापना में उनके बचाए गए P-47 दृष्टि को रखा गया था। बमवर्ष का चालक दल के नुकसान में उल्लेखनीय कमी स्पष्ट है। अक्टूबर 1943 से मार्च 1944 तक बेहतर दृष्टि प्रणालियों का उपयोग करने वाले समूहों के लिए टेल अटैक नुकसान में लगभग 35% की कमी आई, जिससे कई विमान और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। इस संशोधन ने, जिसे शुरू में एक इंजीनियरिंग कप्तान ने अवैध और खतरनाक माना था, जीवित रहने की दर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रोमानो ने फरवरी 1944 तक अपने लड़ाकू मिशन जारी रखे, जिसमें 7 पुष्ट और 4 संभावित मौतें हुईं, एक टेल गनर के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि। हालांकि उल्लेखनीय रूप से रोमानो का नवाचार 8वीं वायुसेना में फैल गया और बाद में इटली स्थित 15वीं वायुसेना तक पहुंच गया, जिसका प्रभाव अंततः बी-24 लिबरेटर्स के रक्षात्मक आयुध समायोजन पर पड़ा। 22 फरवरी 1944 को जर्मन विमान निर्माण संयंत्रों पर चरम आक्रमण के दौरान रोमानो के बमवर्षक विमान को ली पजिग के ऊपर भारी क्षति पहुंची। इसके बावजूद वह लड़ाकू विमानों से लड़ते रहे, जबकि उनके पिछले हिस्से से हाइड्रोलिक द्रव और ईंधन का रिसाव हो रहा था। विमान बेल्जियम में दुर्घटनाग्रस्त होगा या चमत्कारिक रूप से चालक दल के सदस्य सुरक्षित बच निकले। युद्ध के अंतिम चरण में रोमानो को एक जर्मन युद्धबंदी शिविर में कैद कर लिया गया। मई 1945 में माइकल रोमानो ने अमेरिकी धरती पर कदम रखा। उनका वजन 18 पाउंड कम हो गया था, जिससे उनका वजन 127 पाउंड रह गया था, जो उनके भर्ती के समय के वजन से बहुत कम था। थल सेना वायुसेना उन्हें हवाई अभियानों के दौरान असाधारण बहादुरी के लिए विशिष्ट फ्लाइंग के हलंत्रों से सम्मानित करती है और रक्षात्मक आयुध दक्षता में उनके अभिनव योगदान को मान्यता देती है। उल्लेखनीय बात यह है कि उद्धरण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि उनके नवाचार को शुरू में अवैध माना गया था। रोमानो प्रचार से बचते हैं। वे सैन्य प्रकाशनों के लिए साक्षात्कार देने से इनकार कर देते हैं जब बोइंग के इंजीनियरों ने उन्हें चेयन बुर्ज के विकास पर चर्चा करने के लिए अपने सी एटल कारखाने में आमंत्रित किया, तो उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि उन्होंने केवल वही बनाया जो जीवित रहने के लिए आवश्यक था। दूसरों ने उनके निर्माण को एक आधिकारिक डिजाइन में बदल दिया। वे पिट्सबर्ग लौट आए, अपनी हाई स्कूल की प्रेमिका से शादी की और 37 वर्षों तक
एक मशीनिस्ट के रूप में काम किया। वे युद्ध के बारे में शायद ही कभी बात करते हैं। उनके बच्चे यह जानते हुए बड़े होते हैं कि उनके पिता बमवर्षक विमानों में उड़ान भरते थे और कुछ बंदूकों की दृष्टि को समायोजित करते थे, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। हालांकि रोमानों की तात्कालिक दर्पण परावर्तक प्रणाली का भाव उनकी व्यक्तिगत विनम्रता से कहीं आगे तक जाता है। उत्पादन भी 17 चेयन टेलबुर्ज बोइंग ने अगस्त 1943 और अप्रैल 1945 के बीच 8,680 बी-17 का निर्माण किया, जिनमें से अधिकांश उन्नत टेल गन साइटिंग सिस्टम से सज्जित थे, जो रोमानों के फील्ड संशोधन के प्रत्यक्ष वंशज हैं। बढ़ी हुई पूंछ की तोपखाना क्षमता ल हु फ हलंत त व हा फ हे नुक्ता को उनके पारंपरिक 6 बजे के हमले के दृष्टिकोण को छोड़ने के लिए मजबूर करती है। जर्मन लड़ाकू रणनीतियां सामने के हमलों की ओर विकसित होती हैं, जो सेनानियों के लिए जोखिम भरा है, फिर भी बेहतर रियर डिफेंस को बाईपास करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस सामरिक अनुकूलन के परिणामस्वरूप 1944 के दौरान लहू फहलंत टवहा फहे नुक्ता लड़ाकू हताहतों में वृद्धि हुई। यूएस स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग सर्वे द्वारा बाद के विश्लेषण ने इस प्रभाव को स्थापित किया। बेहतर टेल गन साइट से सुसज्जित बी-17 इकाइयों को पहले के मॉडलों की तुलना में टेल हमलों से 32% से 37% कम नुकसान का अनुभव होता है। बमवर्षक उड़ानों की भीड़ में यह प्रतिशत लगभग 840 विमानों और 8,400 चालक दल के सदस्यों के रूप में परिवर्तित होता है, जो युद्ध के खतरे से बच गए। बी-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस जैसे समकालीन विमानों में टेल गन सिस्टम के लिए उन्नत कंप्यूटिंग साइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी मूल सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। गनर को यह स्पष्ट छवि प्रदान करना कि उसके हथियार कहां निशाना साध रहे हैं और लक्ष्य कहां गति कर रहे हैं। 1983 में बेसिंग बोर्न एयरफील्ड में 91वें बम समूह संघ ने एक पुनर्मिलन समारोह आयोजित किया, जो अब एक ऐतिहासिक स्थल है। रोमानों के मिरर रिफ्लेक्टर साइट्स का इस्तेमाल करने वाले कई टेल गनर इसमें शामिल हुए। उनमें गेराल्ड हैमंड भी थे, जिन्होंने 4 दशकों तक एक बचा हुआ मिरर ब्रैकेट बचाकर रखा था। रोमानो से बात करते हुए, जो उस समय 60 वर्षीय भूरे बालों वाले दादा थे, हैमंड ने बस इतना कहा, आपके मिरर और मैं घर पहुंच गए। मेरे बच्चे इसलिए हैं क्योंकि आपने खराब गन साइट्स को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शुक्रिया। हालांकि रोमानो, जो भावुकता से असहज महसूस कर रहे थे, ने बस कंधे उचका दिए और जवाब दिया, आप भी ऐसा ही करते। हम सब बस घर लौटने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहना चाहते थे। लेकिन रोमानो का बयान गलत था। कई हवाई तोपचियों ने एक जैसे कमजोर निशाने, अव्यावहारिक गोलीबारी परिदृश्यों और उच्च हताहत दरों को सहन किया। उनमें से केवल एक ने परंपरा को चुनौती दी, केवल एक ने नियमों का उल्लंघन करने, एक उपाय का आविष्कार करने और संभावित रूप से जान बचाने के लिए कोर्ट मार्शल का जोखिम उठाने का साहस किया। माइकल रोमानो का 2003 में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पिट्सबर्ग पोस्ट गजट में उनके मृत्युलेख में केवल एक पंक्ति में उनकी सैन्य सेवा को स्वीकार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज 8वीं वायुसेना इसने यह खुलासा करना नजरअंदाज कर दिया कि उन्होंने दर्पणों और पुनः प्राप्त विमान घटकों के माध्यम से अनगिनत लोगों की जान बचाई। इसने इस तथ्य की अनदेखी की कि उनका अवैध संशोधन मानक उपकरण बन गया। इसने यह उल्लेख नहीं किया कि जब जनरल और इंजीनियर नियमों और परीक्षण प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श कर रहे थे, पिट्सबर्ग के एक 22 वर्षीय कारखाने के कर्मचारी ने एक समस्या रोमानो की शिक्षाएं आज भी कायम है। कई बार सबसे साहसी काम आज्ञाओं का पालन करना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि कब सिद्धांत जीवन के लिए
गौण हो जाते हैं।